इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं, आर्थिक विकास के संकेत। आर्थिक विकास के संकेतकों को दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत संकेतक और आधुनिक संकेतक। तो आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक संकेतक की बात कर रहे हैं। परंपरागत संकेतक में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, विभिन्न क्षेत्रों में जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, नगरीकरण की स्थिति, नव प्रवर्तन आधारित संरचना क्षेत्र की स्थिति या बैंकिंग सुविधा, औद्योगिकीकरण, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन आधुनिक संकेतक इससे थोड़ा अलग हैं। आर्थिक विकास की माप इन संकेतकों के माध्यम से की जाती है कि जो विकासात्मक गतिविधियां संचालित हो रही है उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। विकासात्मक गतिविधियों के कारण लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा, समाज में किस प्रकार का बदलाव आ रहा, लोगों की कार्य क्षमता में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा, इन सब के बारे में हम आर्थिक विकास के माध्यम से मापते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आज आर्थिक विकास का परंपरागत संकेतकों की जब बात की जाती है, आर्थिक विकास के परंपरागत संकेतक, विकास के परंपरागत संकेतक। जब हम परंपरागत संकेतक की बात करते हैं, संकेतक की बात करते हैं, तो हमें मुख्य तौर से यहाँ डिस्कस करना PQI, ट्रिपल P की बात हम करते हैं, ग्रीन GNP की बात करते हैं, EHDI, EHPI, EMPI, ANPI, नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स। इस तरह से तमाम आपको इंडिकेटर आपको दिखाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात होती है, TPI, टेक्निकल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात होती है। तो यह सब के सब आर्थिक विकास के संकेतक हैं। अब हम आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे। एक एक करके, वन बाय वन करके हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, PQLI। देखिए, आर्थिक विकास माप का यह पहला संकेतक है, आधुनिक संकेतक है। 1969 में
अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन टीन बर्जन ने अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन टीन बर्जन ने फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बनाने का सुझाव दिया। 1969 में अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन टीन बर्जन ने फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बनाने, किसने दिया? जॉन टीन बर्जन। यह अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसका सुझाव दिया। इसके बाद मॉरिस डी मॉरिस ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के साथ इन अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का कंसेप्ट किसने प्रतिपादित किया? हु फॉर्मुलेटेड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स? योर आंसर शुड बी जॉन टीन बर्जन। Firstly, John Teen Bergen formulated concept of physical quality life index, but in later Maurice systematic define concept of physical quality life index। तो मॉरिस ने बाद में इसका सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसका विश्लेषण किया, इसे प्रतिपादित किया। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यह बताता है कि आर्थिक विकास का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा। आर्थिक विकास के कारण लोगों की कार्य क्षमता में सुधार हो रहा, लोगों की शारीरिक दशाओं में बदलाव हो रहा है, लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके माध्यम से पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या बताता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आर्थिक विकास का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, मानव जीवन की कार्य क्षमता, लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 3 पैरामीटर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 3 पैरामीटर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता। पहला, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा साक्षरता, तीसरा जो है शिशु मृत्यु दर। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इन 3 चरों के आधार पर आकलित किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, इनको वेटेज प्रदान किया गया है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इन तीनों का औसत होता। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इन 3 चरों के मानों का औसत होता है। तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन तीनों का औसत होता है। इनमें से यह
इन दो चरों का मान जितना अधिक होगा उतना बेहतर है, और शिशु मृत्यु दर का मान जितना कम होगा उतना बेहतर है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच इनिशियली डिफाइन किया गया, बाद में इसका मान 1 से 100 कर दिया गया। तो पूछा जाए आपसे करंटली कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का वैल्यू क्या होता, तो आप कहना इसका न्यूनतम वैल्यू वर्तमान में 1 निर्धारित की गई है और मैक्सिमम 100। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना बेहतर माना जाएगा। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का मान जितना कम होगा उसे उतना ही खराब माना जाएगा। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की वैल्यू जितना अधिक होगी उतना बेहतर माना जाएगा, जितना कम होगा उतना खराब माना जाएगा। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है इस आधार पर आकलित किया जाता है, इन 3 चरों के आधार पर आकलित किया जाता है, इन 3 चरों के आधार पर। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सेवा चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज प्रश्न पूछा जाता। आपसे पूछा PQLI का आकलन किसके द्वारा? PQLI का आकलन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन रेगुलरली विश्व बैंक इसका आकलन नहीं करती है। हम समझते हैं कि PQLI का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का पूरा नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, यह ट्रिपल पी का पूरा नाम। क्रय शक्ति समता सिद्धा, क्रय शक्ति समता इसका। देखिए, जब हम क्रय शक्ति की बात आते हैं तो क्रय शक्ति समता का सिद्धांत एक्सचेंज रेट के संदर्भ में कैसल नामक अर्थशास्त्री ने दिया था, 19वीं शताब्दी में दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित अर्थशास्त्रियों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित अर्थशास्त्रियों द्वारा 1987-88 में किया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्रियों द्वारा 1987-88 में किया गया। क्रय कब किया गया? 1987-88 में। किसके द्वारा किया गया? IMF के अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की अवधारणा। और इसके बाद विश्व बैंक ने 1993-94 में, विश्व बैंक ने 1993-94 की अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसको पहली बार प्रयोग किया। 93-94 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रयोग किया गया। क्रय शक्ति
तो अभी हमने आपको केवल फैक्ट बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ट्रिपल पी की अवधारणा का प्रतिपादन IMF के अर्थशास्त्रियों द्वारा 1987-88 में किया गया। इसके बाद विश्व बैंक ने इस अवधारणा का पहली बार प्रयोग 1993-94 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में किया। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ट्रिपल पी, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? तो परचेजिंग पावर पैरिटी को दो अर्थों में डिफाइन किया गया है। परचेजिंग पावर पैरिटी को दो अर्थों में, पहला यह किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने के लिए और दूसरा इसके माध्यम से विभिन्न देशों के लोगों का जीवन स्तर की माप की जाती है। विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर की माप की जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रयोग दो अर्थों में, पहला प्रयोग इसका किया, परचेजिंग पावर पैरिटी का पहला प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था का आकार के। परचेजिंग पावर पैरिटी को दो अर्थों में हम प्रयोग में लाते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने हेतु, अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने हेतु, और दूसरा है पहला अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने हेतु, दूसरा लोगों का जीवन स्तर मापने हेतु, लोगों का जीवन स्तर मापने हेतु, जीवन स्तर मापने हेतु, मापने टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल ऑफ वेरियस कंट्री, इन दो अर्थों में। तो अभी हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आकार का मतलब क्या होता? अर्थव्यवस्था के आकार का मतलब होता है जीडीपी का मान। जीडीपी का मान जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी होगी। जीडीपी का मान जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था उतनी कम होगी। तो जीडीपी के मान के आधार पर अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात किया जाता है। जीडीपी के मान के आधार पर अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात किया जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिपल पी के अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात किया जाता तो परंपरागत दृष्टिकोण से थोड़ा हट करके यहाँ पर कंसेप्ट लिया गया। ट्रिपल पी में कहा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करते समय ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ नॉन ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ नॉन ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहां से प्रश्न आता है, ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विस। ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज में ऐसी वस्तुएं जो बाजार में बिकती हैं, उन्हें ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। जो वस्तु बाजार में बिकती है, जो सेवा बाजार में बिकती है, उसे लेकिन एक महिला अपने घर में खाना बनाती है अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, तो यहाँ पर उसके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस का कोई मूल्य परंपरागत अर्थों में नहीं निकाला जाएगा।
एक किसान अपने खाने के लिए अनाज का उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन, लेकिन स्व उपभोग की वस्तुओं का मूल्य हम जीडीपी में सम्मिलित नहीं करते हैं। कहते हैं स्व उपभोग की सेवाएं हैं। हम अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाते हैं या हम अपना कपड़ा धुलते हैं, कहते हैं ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा काम है, इसका मूल्य कोई नहीं होता। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रकर्ता ट्रिपल पी कहता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत होती है, प्रत्येक सेवा की कीमत होती है। अगर हम कपड़ा धोने का काम अपने खुद करते हैं, इसका हम कोई मेहनताना चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन वही काम हम किसी वॉशरमैन से कराते हैं, किसी लॉन्ड्री में करवाते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं जिसको पेमेंट देते हैं, तो उसे अपने हम खर्चे से माइनस करते हैं। तो ट्रिपल पी कहती है कि इतना काम हम खुद करके अपनी बचत कर रहे हैं, तो यह भी हमारी इनकम होगी। एक किसान जो है अनाज का उत्पादन किया, पूरा का पूरा बेच नहीं देता, कुछ अपने लिए रखता, तो जो भाग अपने लिए रखा उसकी भी तो उत्पादन कास्ट हुई। तो इसे नॉन ट्रेडिंग गुड्स में परंपरागत अर्थों में सम्मिलित किया जाता। तो यहां पर कहा जाता है ट्रिपल पी के अंतर्गत, ट्रिपल पी के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करते समय बाजार में बिकने वाली वस्तुओं और बाजार में न बिकने वाली वस्तुओं दोनों को सम्मिलित किया जाता। क्लियर हुआ पहला कंस। आपसे पूछा जाए ट्रिपल पी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहना ट्रिपल पी का प्रयोग अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस दौरान ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ नॉन ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ दूसरा, लोगों का जीवन स्तर मापने हेतु ट्रिपल पी के माध्यम से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी मेजर करते हैं। अब इस विधि में अमेरिका को स्टैंडर्ड मान लिया गया। कहा गया कि कोई व्यक्ति सिंगल डॉलर खर्च करके संयुक्त राज्य अमेरिका में जितनी सुविधाएं प्राप्त कर सकता, अपने लिए जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकता, उसी के इक्विवेलेंट का लिविंग स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए अपने देश में उसे कितना खर्च करना पड़ेगा। इस सेकेंड अप्रोच में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्टैंडर्ड माना गया है। इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति सिंगल डॉलर खर्च करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितना लिविंग स्टैंडर्ड प्राप्त कर सकता है, उसे पाने के लिए उसे अपने देश में कितना खर्च करना पड़ेगा। सपोज दैट अमेरिका में $1 खर्च करके हम लंच कर ले रहे हैं, उसी क्वालिटी का लंच करने के लिए दिल्ली में हमें ₹70 देना पड़ता है, तो $1 बराबर कहा जाएगा ₹70 होगा। अगर उसी क्वालिटी का लंच हम ₹60 में कर ले रहे हैं, तो $1 बराबर ₹60 होगा। तो ट्रिपल पी के अंतर्गत दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। अंडर ट्रिपल पी, exchange rate of dollar and another currency is to be determined। दो देशों की मुद्राओं की विनिमय, एक देश अमेरिका होता, दूसरा देश अन्य होता। जब देश में महंगाई अधिक है, मान लिया भारत में महंगाई अधिक है, तो विनिमय दर हमारे प्रतिकूल होगी। जब भारत में महंगाई कम है, तो विनिमय दर हमारे अनुकूल होगी।
तो एक्सचेंज रेट के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करते हैं, जिस पर हम आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ट्रिपल पी के अंतर्गत हम किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर ज्ञात करते हैं। इसमें अमेरिका को स्टैंडर्ड माना गया है। कहा गया कि कोई व्यक्ति सिंगल डॉलर खर्च करके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लिविंग स्टैंडर्ड प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उसे अपने देश में कितना खर्च करना पड़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा महंगाई पर, इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी पर निर्भर करता। हमारे देश में मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति कम है, तो विनिमय दर हमारे प्रतिकूल होगी। अगर वह क्रय शक्ति अधिक है, तो विनिमय दर हमारे अनुकूल होगी। तो जब ट्रिपल पी जीडीपी एट ट्रिपल पी निकालते हैं, ट्रिपल पी के आधार पर जब जीडीपी निकाला जाता है, तो यहां लिखा जाता है जीडीपी एट कन्वेंशनल इनटू कंज्यूम रेशियो। कंज्यूम रेशियो, इस आधार पर जो हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी एट कन्वेंशनल इनटू कंज्यूम रेशियो। अब प्रश्न है कंज्यूम रेशियो, उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकाली जाती है? कंज्यूम रेशियो, कंज्यूम रेशियो निकालने के लिए यह फार्मूला प्रयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में डॉलर और रुपए की विनिमय दर, और रुपए की विनिमय दर अपान भारत में डॉलर और रुपए की विनिमय दर, भारत में डॉलर और रुपए की विनिमय दर, यह होता है भारत में डॉलर और रुपए की विनिमय दर इक्वल टू भारत में कीमत सूचकांक अपान यूएसए में कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक, भारत में कीमत सूचकांक अपान यूएसए में कीमत सूचकांक। इस फार्मूले से कंज्यूम रेशियो निकाला जाता है। क्लियर हुआ? या कंज्यूम रेशियो इक्वल टू यूएसए में डॉलर और रुपए की विनिमय दर अपान भारत में डॉलर और रुपए की विनिमय। यह इक्विवेलेंट होता है प्राइस इंडेक्स इन यूएसए अपान प्राइस इंडेक्स इन इंडिया अपान प्राइस इंडेक्स इन यूएसए। इस फार्मूले से निकाला जाता है। इस फार्मूले के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, परंपरागत आधार पर हम विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आधुनिक आधार पर हम तीसरी। परंपरागत आधार पर, परंपरागत आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था परंपरागत आधार पर नहीं, यह आधुनिक आधार पर है।
आधुनिक आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं। परंपरागत आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और ट्रिपल पी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी और लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत आधार पर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परंपरागत आधार हो या आधुनिक आधार हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। हम चाहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था परंपरागत पर बने। भारत सरकार ने 2019 में ही यह टारगेट फिक्स किया कि हम 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 खरब डॉलर के लक्ष्य पर ले जाना चाहते हैं। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 3 से 4 खरब डॉलर के बीच में है। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो अब तक हमारी अर्थव्यवस्था 4 खरब डॉलर से ऊपर निकल गई होती, लेकिन कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी 4 खरब डॉलर से नीचे ही है। आपसे पूछा जा, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 खरब डॉलर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 खरब डॉलर बनाने का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक रखा गया है। तो अभी हमने ट्रिपल पी डिस्कस किया। अब आगे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं परचेजिंग पावर। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन जीएनपी। यह भी आर्थिक विकास मापने का एक संकेतक के रूप में देखा जाता। ग्रीन जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट्स। जीएनपी का मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रीन शब्द इसके आगे जुड़ा हो। ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट 1995 में विश्व बैंक द्वारा दिया गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्रीन जीएनपी की अवधारणा 1995 में पहली बार लाई गई। ग्रीन जीएनपी का संबंध पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन से भी है। ग्रीन जीएनपी के संदर्भ में 3 परिभाषाएं दी गई हैं। ग्रीन जीएनपी के संदर्भ में 3 परिभाषाएं दी गई हैं। आपसे पूछा जाए ग्रीन जीएनपी क्या है, तो ग्रीन जीएनपी का कहना यह है, इनका पहली परिभाषा कहती है कि ग्रीन जीएनपी किसी भी देश में जीएनपी का वह भाग है जिसे उस देश द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता। पहली परिभाषा है कि ग्रीन जीएनपी किसी देश के जीएनपी का वह भाग है जिसे उस देश द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए खर्च किया। सपोज दैट अगर किसी देश का जीएनपी 100 करोड़ है, अगर उसमें से सरकार 10 करोड़ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर खर्च करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने पर खर्च करती है,
तो इसे ग्रीन जीएनपी कहा जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि ग्रीन जीएनपी किसी भी देश में, किसी भी देश के ऐसे प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का मूल्य, ग्रीन जीएनपी किसी देश के ऐसे प्राकृतिक संसाधनों और कृत्रिम संसाधनों का मूल्य है जो पर्यावरण को संरक्षित करने तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के काम आता, जो पर्यावरण को संरक्षित करने तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के काम आता है। क्लियर हुआ? प्राकृतिक संपदा, नदियां, वन, पहाड़, पेड़ पौधे या प्राकृतिक संस्था। दूसरी तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस दिशा में कार्य करते हैं, वह कृत्रिम संपदा। इनके द्वारा जो इनका जो मूल्य होता है उसे ग्रीन जीएनपी कहते हैं। ग्रीन जीएनपी ऐसी प्राकृतिक और कृत्रिम संपदा का मूल्य है जिससे पर्यावरण संरक्षित होता हो, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ग्रीन जीएनपी की 3 परिभाषाओं का हमने जिक्र किया। तो 2 परिभाषाएं अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तीसरी परिभाषा ग्रीन जीएनपी की जो सबसे बेटर परिभाषा है, इस पर अधिक हम फोकस करते हैं कि ग्रीन जीएनपी किसी देश के उत्पादन की वह संभावित अधिकतम मात्रा। ग्रीन जीएनपी किसी देश के उत्पादन की वह संभावित अधिकतम मात्रा है जिसे उस देश द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, उस देश द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करते हुए उत्पादित किया जा सकता है। हमने क्या, ग्रीन जीएनपी उत्पादन की उस संभाव्य मात्रा जिसका उत्पादन देश के पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख करके किया जा सकता है। यह परिभाषा कहती है कि उत्पादन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करिए, उत्पादन जितना अधिकतम कर सकते हो उतना करिए। उत्पादन करने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु उत्पादन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उत्पादन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्पादन का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उत्पादन का पारिस्थितिकी संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह परिभाषा कहती है कि अगर पिछली पीढ़ी ने हमको एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया, बेहतर इकोलॉजिकल बैलेंस दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भावी पीढ़ी को भी, भविष्य को भी एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट दें, एक बेहतर इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम उनको हम उपलब्ध कराएं। तो ग्रीन जीएनपी को लेकर के पहली बार विश्व बैंक ने 1995 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद ग्रीन जीएनपी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई। विश्व बैंक ने कहा था कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर ग्रीन जीएनपी के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की जाएगी, लेकिन विश्व बैंक द्वारा 1995 के बाद कभी भी ग्रीन जीएनपी को लेकर के कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई। क्लियर हुआ? विकसित देश कहीं न कहीं इस तरह के इंडिकेटर का विरोध करते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम एक जिक्र करेंगे आपके साथ साइमन कुजनेट्स वक्र। साइमन कुजनेट्स कुजनेट्स वक्र। साइमन कुजनेट्स वक्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साइमन कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और प्रदूषण के मध्य संबंधों को व्यक्त करता। साइमन कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और प्रदूषण के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। इस वक्र के अनुसार जब शुरू में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है तो आर्थिक विकास के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है प्रदूषण भी बढ़ता जाता, परंतु एक समय के बाद प्रदूषण के कारण जब नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होने लगते हैं तो प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो उसके बाद प्रदूषण में गिरावट आने लगती है। तो इसको व्यक्त करने वाला रेखा चित्र जो है साइमन कुजनेट्स वक्र कहलाता। इसे देखिए, इस पर वर्टिकल लाइन पर प्रदूषण को हमने लिया है और इस पर आर्थिक विकास, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आर्थिक विकास को हमने लिया। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे विकास होता प्रदूषण बढ़ता, लेकिन बाद में गिरावट। यह OPR साइमन कुजनेट्स, यहाँ विकास दर इस तरह से हम दिखा रहे हैं 6, 7, 8 9, ये प्रतिशत में आर्थिक विकास। अब देख रहे हो जब यहाँ पर था, जब आर्थिक विकास 7.5 था, 7 और 8, तो प्रदूषण पीक पर था। इसके बाद प्रदूषण में गिरावट आ रही है, विकास की दर बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण में चरणबद्ध तरीके से गिरावट आ रही है। तो इसी को साइमन कुजनेट्स वक्र कहा जाता। आपसे पूछा जा साइमन कुजनेट्स वक्र क्या बताता, तो आप कहना कि साइमन कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और प्रदूषण के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। इस वक्र के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, जी हाँ, वैसे वैसे प्रदूषण में भी वृद्धि होती, परंतु एक समय के बाद प्रदूषण में गिरावट आती। यह गिरावट अपने आप नहीं होती, बल्कि लोगों के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है, कदम उठाए। जैसे वर्तमान में देखो, जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होने लगे हैं, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए इत्यादि। तो उसके कारण कुछ गिरावट आ, तो इसी को व्यक्त करने वाला जो वक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइमन कुजनेट्स वक्र। इस तरह से इसका शेप माना गया। यह अंग्रेजी के आकार का उल्टा होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन शुरू में बढ़ता है फिर नीचे गिरता है। यहाँ पर जो पीक पर जो होता है प्रदूषण अधिक होता है, यहाँ पर प्रदूषण का केंद्रण होता है। एक समय के बाद विकास तो बढ़ता है, लेकिन प्रदूषण में गिरावट होने लगती है। जैसे आप इस पॉइंट के बाद देख रहे हो 8, 9, तो विकास तो बढ़ रहा, लेकिन उसमें गिरावट आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने साइमन कुजनेट्स वक्र के बारे में आपके साथ
चर्चा किया। साइमन कुजनेट्स वक्र से पीटी में अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। आर्थिक विकास का यह एक इंडिकेटर के रूप में जाना जाता। अब हम आते हैं अगले की तरफ। एक वर्ड है बेकर वक्र। हम बेकर वक्र के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। बेकर वक्र, बेकर वक्र, बेकर वक्र जो है, बेकर वक्र आर्थिक विकास और जनसंख्या के संबंधों को व्यक्त करता है। बेकर वक्र आर्थिक विकास और जनसंख्या के संबंधों को व्यक्त करता है। इस वक्र के अनुसार जब आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है तो जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, और एक समय के बाद जब जनसंख्या अधिक होने लगती है, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जिसे देखते हुए जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जाने लगता है, फैमिली प्लानिंग अपनाया जाने लगता है, जनसंख्या नीति घोषित की जा सकती है, जन के टारगेट निर्धारित इत्यादि इत्यादि, तो गिरावट आने लगती है। तो बेकर वक्र भी जो होता है इसी आकार के आता है। इस पर जनसंख्या ली गई है और इस पर जो आर्थिक विकास लिया गया, आर्थिक विकास। तो आपसे पूछा जाए कि बेकर वक्र क्या बताता है, तो आप कहना कि बेकर वक्र आर्थिक विकास और जनसंख्या के मध्य खींचा गया एक रेखा चित्र है। इस वक्र के अनुसार जब शुरू में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, शुरू में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन जन्म दर ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगी तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती। लेकिन एक समय के बाद जब बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए चुनौती बन जाती है तो जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण जनसंख्या में गिरावट आती है। तो इनका रेखा चित्रण करने वाला वक्र क्या कहलाता? बेकर वक्र कहलाता। क्लियर हुआ? तो यह इसको हम बेकर वक्र के नाम से जानते हैं। तो यह भी आर्थिक विकास का एक संकेतक के रूप में। तो मित्रों, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे EHP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन HDI की बात, IHDI इन इक्वलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, इन इक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलप, GII की बात करेंगे, GDI की बात करेंगे, NPI की बात करेंगे, TPI। इस तरह से कल आर्थिक विकास का संकेतक की अगली श्रृंखला हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद, नमस्कार। इस मेरे चैनल इकोनॉमिस्ट उदयवान सिंह को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।